नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से वर्णिका अर्थात बिहार बोर्ड में जो टोटल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नजर आते हैं वर्णिका से, वही वर्णिका इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाई जाएगी। और क्यों? क्योंकि 14 तारीख का जो एग्जाम है, उस एग्जाम से पहले ये महामैराथन क्लास का वीडियो जो देख लें कि ताकि वर्णिका का पांचों चैप्टर कंप्लीट हम इसमें करेंगे। और पांचों चैप्टर से जो जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो कहीं जाने वाले नहीं है। अर्थात आपको इस वीडियो के प्रॉपर माध्यम से 10 नंबर कंफर्म है। ठीक है, अगर या तो विश्वास आज अभी हम पे कर लीजिए या फिर एग्जाम देने के बाद अब जब आइएगा तो जब हम आपको इसी वीडियो से उस प्रश्न को मिलवाएंगे तो उस समय अफसोस आपको आएगी कि सर क्या बोले थे। कोई थे यूट्यूब पे पहली बार कोई आए थे, एक छोटे से परिवार हैं, वो उसके एक मेंबर श्याम सर कुछ हमें बताए थे कि वर्णिका से टोटल 10 नंबर का प्रश्न रहेगा और वो 10 नंबर हिंदी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना सर? तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे ऊपर बिलीव कीजिए और हम वर्क करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो वर्णिका का यहाँ जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फटाफट। ना कि 5 चैप्टर का लिए हैं सर तो बड़ा सा क्लास खींच दीजिएगा लंबा सा, ऐसा नहीं, क्योंकि समय एक सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज होती है और बलवान है जो समय का मार वो लोग जानते हैं जिन्होंने समय अपना बर्बाद कर चुका। अभी भी आपके पास समय है, एग्जाम बोर्ड में बैठने से पहले अभी भी आपके पास एग्जाम है, तो वो मौका गवाइए आप नहीं। नहीं तो अगर एक बार हाथ से चला गया तो दोबारा हिंदी का पेपर फिर से क्लास 10th इस जन्म में तो नहीं आने वाला है आपका। इसीलिए इस जन्म में ही अपनी जीवन की सार्थकता को एकदम बेस्ट बनाइए, अच्छा बनाइए, रिजल्ट बेस्ट आ सके, 10 नंबर कंप्लीट कर सके, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, अपने परिवार का सपना पूरा कर सके, अपने गुरुजन का सपना पूरा कर सके। इसीलिए हम वर्णिका लेकर के आए हैं। ठीक है, और वर्णिका के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट वो करवा रहे हैं, वो भी फटाफट एकदम लगातार करवा दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे पहले हम एक ऊर्जा वाहन ले लेते हैं, खुद को एनर्जी बना लेते हैं, पावरफुल कर लेते हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रही है तो वो बातों को अभी आप डिलीट कर लीजिए। कुछ नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, अभी हिंदी के वर्णिका पहले कवर कर लेना, क्योंकि 10 नंबर हमारा यहीं से बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले चलिए आते हैं एक मोटिवेशनल स्टेटस जो आपके लिए है। ये बोल क्या रहा है? राहे राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। हमारा फेवरेट मोटिवेशनल कहने का मतलब, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष और साध निशाना, लोग देखते रह जाएंगे कि आपका तीर कहां तक जाएगा। ठीक है ना? इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, राहें जहां तक जाती है राहगीर वहां तक जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। दरिया से क्या पूछ रहे हो कि पानी कहां तक जाएगा, वो तो समंदर है, कहीं भी बह सकते हैं। और तो हम और आप क्यों बैठे हैं? अपनी मंजिल को निशाना साधिए और चलाइए तीर, बगल वाले पड़ोसिया देखते रह जाएंगे, आपसे जलते रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मोटिवेशनल पावर था। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं हम सर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, दही वाले मगम्मा, अर्थात इस वर्णिका का सबसे पहला चैप्टर दही वाले मगम्मा है और उस दही वाले मगम्मा का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दही वाले मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? सर आपको अगर वर्णिका के सभी कहानी का लेखक आपको याद होना चाहिए, और अगर ना भी याद है तो यहाँ करवा देंगे। क्योंकि देखिए, दही वाली मगम्मा एक कहानी है, शायद अगर आप सब पढ़े होंगे तो भी ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। श्रीनिवास, देखिए गांव की एक महिला थी जो दही बेचने जाती थी। इस कहानी के लेखक कौन है? जितना बताएंगे उतना ही सुनना। इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। मतलब हमारे गांव के एक श्रीनिवास, समझ सकते हैं, श्रीनिवास, जो श्रीनिवास है वो दही वाले मगम्मा की कहानी का क्या है? लेखक है। एक प्रश्न कंप्लीट, दही वाले मगम्मा का लेखक कौन? श्रीनिवास। दूसरा प्रश्न, दही वाले मगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? तो वो कन्नड़। पहले ये दही वाले मगम्मा कहानी कन्नड़ में लिखी गई थी और इसको अनुवाद हिंदी में किया गया। दो प्रश्न कंप्लीट, दही वाली मगम्मा का शीर्षक श्रीनिवास और ये कहानी कन्नड़ से ही हिंदी में ट्रांसफर की गई है, इसीलिए ये क्या? कन्नड़। देखते हैं बच्चे इसको याद कैसे करें। बच्चे जब गांव में दही बिकने जाते हैं ना तो वो बाहर से चिल्लाते दही लो दही लो, तो बच्चे अंदर भी सुनते हैं ना तो वो माँ को परेशान कर देते हैं, कनने लग जाते हैं, रो जाते हैं, कन जाते हैं ना, मम्मी दही चाहिए, मम्मी दही चाहिए, मम्मी दही चाहिए। और इसीलिए कन्नड़, कैसे कन्नड़ और दही के लिए रो पड़ा। और लिखा कौन? श्रीनिवास। दो प्रश्न कंप्लीट। तीसरा प्रश्न, दही वाले मगम्मा कहानी के रचयिता कौन थे? अभी हमने बोला लेखक हो या रचयिता हो, श्रीनिवास।
प्रश्न को यूं दही की तरह मथा गया है कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। या तो लेखक पूछे, रचयिता पूछे, कुछ भी, श्रीनिवास। दही वाले मगम्मा, श्रीनिवास। कौन भाषा? बच्चा को कना दीजिए, उसके बाद दही दिलवा दीजिए, तो कन्नड़ भाषा। ठीक है, चलिए तीसरा नहीं चौथा प्रश्न आते हैं। चौथे प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है चौथे नंबर प्रश्न। दही वाले मगम्मा शीर्षक की कहानी के प्रमुख पात्र क्या है? तो मगम्मा, उसमें दही बेचने कौन जाते हैं? मगम्मा। दही कौन बेचने जाती है? मगम्मा, इसलिए कहानी का पात्र मगम्मा है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन चैप्टर में ही लिखा हुआ दही वाले मगम्मा में, तो पात्र कौन सा? तो मगम्मा है। पांचवा प्रश्न, दही वाले मगम्मा कहानी के अनुवादक हैं। अनुवादक किसने किया? तो BR नारायण। अर्थात कन्नड़ भाषा में से हिंदी भाषा में अनुवादित किसने? नारायण नारायण नारायण। क्या आप भूल जाएंगे कभी? नारायण। तो दही वाले मगम्मा का अनुवादित कहानी का पात्र किसने किया? तो नारायण ने। कौन नारायण? तो BR नारायण। चलिए छठे प्रश्न आते हैं। छठे प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में क्या है? तो रास्ते में एक, जैसे ही मगम्मा दही लेकर के बेचने जाती है तो उसके रास्ते में एक कुआं मिलता था, और उस कुआं का नाम था क्या? अमराई का कुआं। कौन सा कुआं? अमराई का कुआं। ठीक है, अमराई के कुएं के पास से ही दही वाले मगम्मा अर्थात मगम्मा दही बेचने डेली जाती थी। तो कौन सा कुआं? अमराई का कुआं। 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। मगम्मा अपनी बहू से किससे लेकर विवादित था? देखिए एक मगम्मा है और दूसरी उसके घर की बहू, ये दोनों में झगड़ा था। अब विवाद था जो किसके के लेकर के? तो मगम्मा की एक पोता थी अर्थात बहू का एक बेटा था। ठीक है, उस पोते को लेकर के मगम्मा और उसके बहू में बार 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 विवादित होते रहते थे। ठीक है, तो पोता को लेकर के। ठीक है, अगला ये मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो वो देखिए बेंगलुरु। अर्थात मगम्मा एक छोटे से गांव से थी, वो दही बेचने डेली बेंगलोर जाया करती थी। रास्ते में एक कुआं मिलता था और उस कुआं का नाम है अमराई का कुआं। साथ में मगम्मा और उसके बहू के बीच में विवाद था, तो पोते को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं 9 नंबर। मगम्मा क्या बेचती थी? बताइए ना, मगम्मा क्या बेचती थी? अभी तो है कि मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। प्रश्न ऐसे ही घुमा के पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम माँ बाप का सपना पूरा कर लेना है, 10 नंबर उठा लेना है वर्णिका से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं। मगम्मा बरसों, मगम्मा क्या पूछ रहा? मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो वह देख लीजिए क्या? बारी बारी से। कौन सी से? बारी से। मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो बारी से। ठीक है ना, जैसे ये देख लीजिए लोटा, बाल्टी और बारी या गिलास, तो मापती थी किससे? तो बारी से मापती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो मगम्मा कौन सी कहानी के प्रमुख पात्र है? तो मगम्मा कौन से? दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र है। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। 12 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो अपने बहू के लिए ले जाएगी। झोटम झोटी डेली हो रहा उसके लिए मिठाई नहीं, अपने पोते के लिए। अपने मिठाई किसके लिए? पोते के लिए ले जाती थी मिठाई। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। मगम्मा को किससे विवाद था? तो किससे विवाद था? बहू से। और कि बेटा और पोता से किसी का विवाद रहता है घर में? सास और बहू में ही ना विवाद चलता है सर। तो चलिए किससे विवादित था? तो बहू से। 14 नंबर प्रश्न आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न देखिए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो कौन सी गांव की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर। बेंगलोर के बगल में ही एक छोटा सा गांव था वेंकटपुर, और वेंकटपुर से ही डेली दही बेचने जाती थी। कहाँ? बेंगलुरु। अर्थात अमरावती के कुआं के पास से पार होती थी, उसके घर में एक बहू एक पोता। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। तो वो कहाँ की थी? वेंकटपुर की थी। अगले प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, और दोनों में लड़ाई चलता था। किसके लिए? पोते के लिए लड़ाई चल रहा था, तो उसके बहू का नाम नजम्मा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लीजिए क्या दिया। 16 नंबर। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। मगम्मा नजम्मा की कौन थी? बहू थी। प्रश्न सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर। यूं फटाफट कंप्लीट करवा दी जाएगी। रगम्पा कौन किस्म का आदमी था? रगम्पा भी उसके एक गांव का आदमी था, जो कि एकदम जुआरी था, बदमाश था, और उपयुक्त में से सभी। ये मतलब कहने का मतलब रगम्पा मगम्पा के गांव के एक व्यक्ति था, जुआरी, शराबी, नशेड़ी, भंगेड़ी, इसीलिए लपड़, बदमाश, जुआरी, सब प्रकार के वो आदमी थे। ठीक है ना, कौन? याद रखिएगा नाम, रगम्पा। कौन? रगम्पा। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ये जो लेखक थे दही वाले मगम्मा का, उनका जन्म जो हुआ था 6 जून 1891। कब सर?
1891 ईस्वी में ही, मतलब आगे एक पीछे एक, ठीक है, बीच में 8 9 सीरियल नंबर, आगे एक पीछे एक, बीच में 8 और 9, 1891। कब? 6 जून। किसका? श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो वो कोलार, कर्नाटक के कोलार एकदम सोना के लिए फेमस है। पिक्चर एगो नहीं देखे हैं, कोलार आया है, ठीक है ना, उसी तो कर्नाटक के कोलार में श्रीनिवास जी का क्या था? जन्म था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? बताइए ना सर। कहानी पहले किस में लिखल था? कन्नड़ में। कन्नड़ से हिंदी में कौन किया ट्रांसफर? नारायण, नारायण, बी आर नारायण, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा में था? कन्नड़ था। अगले प्रश्न, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास का मस्तिष्क वेंकटेश्वर अयंगर। कौन से? मास्ती वेंकटेश्वर अयंगर। वेंकटेश्वर अयंगर याद रखिए, मस्ती तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। वेंकटेश्वर अयंगर श्रीनिवास का पूरा नाम। अगले प्रश्न देखिए, बहू ने किस बात पर मगम्मा के खाली स्थान पिटाई की थी? मतलब कहने का मतलब ये हो रहा, बहू है जो किस बात पर मगम्मा के पोते की पिटाई की थी। अब सास बहू के झगड़े में मतलब मगम्मा की जो बहू है, वो बहू जो है वो अपने बेटे को पीट दिया, अर्थात मगम्मा के पोते को क्या कर दिया? पीट दिया। अब पोता रो रहा है, अब मगम्मा आएगी दही बेच कर देखेगी पोता रो रहा है, अब दोनों में हो जाएगा झगड़ा, मगम्मा और उसके बहू में, कि किस बात के लिए आपने उसको पीटा। तो किसके लिए? तो वह पोते के लिए झगड़ा थे, ठीक है। अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? देखिए इसलिए कर लिया ना, प्रेम से कर ली थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ नाम हमारा ही मतलब डूबने वाला है, नाम बेइज्जती हमारा ही हो रहा है, कि जो बहू है वो सास एक दूसरे को अलग रह रहे हैं। घर में एक ही बेटा और एक तरफ बहू और दूसरी तरफ सास खाना बनाए, सोचिए कैसा लगेगा। इसीलिए मगम्मा ने प्रेम से अपनी बहू से समझौता कर ली थी, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर। क्या कह रहा? 24 नंबर प्रश्न, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रगम्पा, क्योंकि जुआरी बदमाश गवार कौन था? रगम्पा था, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न, कौन? अगले प्रश्न देख लीजिए, कौन लालची और लंपट किस्म के आदमी थे? कौन थे? तो रगम्पा, क्योंकि एकदम दही वाले मगम्मा में बदमाश की बात आए तो रगम्पा को कभी मत भूलिए। किसका? रगम्पा, क्योंकि वह मगम्मा से कुछ चाहता था, पैसे कौड़ी। जब अलग हो जाती है ना मगम्मा अपने बहू से लड़ करके, तो उसके गांव का जो रगम्पा है वो सोच फायदा उठाना चाहता मौके का, और उससे कुछ पैसे उधार पर मांगती है मगम्मा से। कौन? ये जुआड़ी लंपट आदमी रगम्पा, लेकिन मगम्मा देती नहीं है, इसीलिए इसका लालची था कौन? रगम्पा। अगले प्रश्न 26 नंबर, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को कहते थे, ये कौन सिखाते थे? बारी बारी से। कौन से? शहरों में रोज आकर दही देना और महीने में पैसे लेने को कहते थे, कौन? तो जैसे रोजहा, साप्ताहिक या मासिक या बारी बारी, नहीं तो वो महीने में पैसे देते थे, इसीलिए बारी। इसका आंसर क्या होगा? बारी होगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में ही था ना, बेंकेट पर, बेंकेट जो पुर था वहां से जो दही बेचने मगम्मा जाती थी कहाँ? बेंगलोर हो, तो उसके रास्ते में एक कुआं था और उस कुआं का नाम क्या है? अमराई का कुआं, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आ जाइए। 28 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा? शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता था? तो बेटा। शादी के बाद ही मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो वो बेटा है जो क्या होता है? उससे अलग हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब झगड़ा होगी बहू और सास में तो उसका बेटा माँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी खाली स्थान भी बड़ी हो जाती, अर्थात छोटी सी बात, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सास बहू के बीच में पोते को जो पीट दिया था बहू, इसी बात के लिए विवाद था, लेकिन बहू तो पहले से ही मतलब बहुत सारे कारणों से सास पे गुस्सा थी, तो इसीलिए बोला जाता छोटे सी बात क्या हो जाती है? बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न आ जाइए। 30 नंबर प्रश्न देखिए, क्या उस घर में अब सास और बहू स्वतंत्र की होड़ लगी है? यह पंक्तियां किस कहानी की है? तो किसकी कहानी है? दही वाली मगम्मा की। सास मतलब मगम्मा अलग लड़ रही है, बहू उसके अलग से अपने स्वतंत्रता की होड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सास और बहू का झगड़ा पूछ दे आपसे किस कहानी में? तो दही वाले मगम्मा में, दही वाले मगम्मा में। 31 नंबर प्रश्न देखिए, पैसे, पैसे क्या कह रहा? पैसे को यहाँ वहां खाली स्थान
रखने से क्या मिलता है? ये गाड़कर, मतलब पैसे को यहाँ वहाँ, जैसे जब सास बहू में झगड़ा हुआ तो उस गांव का नगम्पा व्यक्ति जो था वो मगम्मा से कहते हैं कि पैसे के इधर उधर गाड़ के रखने से क्या फायदा, वो पैसे पैसा हमें दे दो, आज हमें काम है, क्योंकि उस गांव का जुगाड़ी है और सास बहू को उधर झगड़ा भी होता, इसीलिए इसका आंसर क्या यहाँ हुआ? गाड़कर। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? जितना झगड़ा होता है उतना खाली स्थान बढ़ती है, क्या? उम्र बढ़ती है, ऐसा लेखक में इस कहानी में दिया गया था। ठीक है, उम्र बढ़ती है। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? प्रश्न, क्यों रे राक्षसी, मतलब जब झगड़ा हुआ था तब की ये कहानी है, तब की ये पंक्ति है। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? यह किसने कहा? जब बहू अपने बेटे अर्थात मगम्मा के पोते की जब पिटाई हो रही थी, तो जब मगम्मा दही बेच करके आती है तो वो अपने बहू को कहती है ऐसा ही कि क्यों रे राक्षसी, इतनी छोटी सी बात को मतलब क्यों पीट रही हो, मतलब बच्चे को क्यों पीट रही हो? ये कौन कहा? तो मगम्मा कहा। किससे कहा? तो अपने बहू से कहा था। ठीक है, आगे प्रश्न देख लीजिए, 34 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये बात भी कौन कही? मगम्मा। जब दोनों में झगड़ा हो गया और मगम्मा के बेटे आए अर्थात उसकी बहू के पति आए, तब मगम्मा अपने बेटे से कहता है कि बताओ कि ये पीट रही थी, इसी के लिए हम इसको मना किए, तो ये हमसे झगड़ रही है, क्या इतना भी हक हमें नहीं बनता है कि इस बच्चे को मतलब उधम कर रहा है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है? ये कथन मगम्मा बोली थी अपने बेटे से। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई है, ये भी बात, ये जब दही बेचने जब बेंगलुरु जाया करती थी मगम्मा, तो वो जो कहानी के लेखक की पत्नी थी उसे ये कहानी सुना रही थी, बार बार वहां जाकर के कहानी बतलाती थी मगम्मा, तो वहीं जाकर के वो कह रही है उस लेखक की पत्नी से कि घर वाले के रहते एक साड़ी भी नसीब मुझे अच्छी नहीं हुई है। ये कौन कह रही है? तो मगम्मा कह रही है। कौन कह रही है? मगम्मा कह रही है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखिए फर्स्ट चैप्टर कितना आसान से यूं लुढ़का दिए, इसी प्रकार 4 चैप्टर और बचा है। एकदम धैर्य बना करके माँ बाप का अपना सपना एकदम पूरा करना है, साकार करना है, तो लगे रहिए, एकदम इत्मीनान से रहिए। देखिए क्या कह रहा, ढाते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है? तो सातकोड़ी होता। दूसरी कहानी शुरू होती है ढहते विश्वास, दूसरी कहानी शुरू होती है ढहते विश्वास, और इस कहानी के लेखक कौन है? देख लीजिएगा, सोनू चल रहा ना सही? सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक के रचयिता कौन है? तो सातकोड़ी। कौन है? सातकोड़ी होता। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए, 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ढहते विश्वास कहानी है, जो दूसरा कहानी ढहते विश्वास कहानी है वो उड़िया की कहानी है। ठीक है, जैसे कि हमने दही वाले मगम्मा कन्नड़ का था और उसका अनुवाद जो हिंदी में किया गया था, उसी प्रकार ढहते विश्वास की जो कहानी है वो उड़िया की कहानी है। 3 नंबर प्रश्न आ जाइए, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। जैसे उधर BR नारायण था दही वाले मगम्मा का, उसी प्रकार यहाँ राजेंद्र प्रसाद है। चौथे नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा, चौथे नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो संपादक है। अभी तो यहाँ देखें राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र मिश्रा ढहते विश्वास कहानी के संपादक है। जैसे देखिए ढहते विश्वास, विश्वास ढह रही है। ठीक है, ये उड़िया की कहानी। ठीक है, उड़ीसा भाषा में उड़िया में लिखा गया। अब इसका देख लीजिए संपादक कौन है? तो राजेंद्र मिश्रा। कौन मिश्रा? राजेंद्र मिश्रा। तो इसका क्या है? संपादक है। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। क्योंकि ढहते विश्वास में कहानी किसके ऊपर बनाई गई है? तो वो लक्ष्मी के ऊपर। जैसे दही वाले मगम्मा का पात्र कौन थी? तो मगम्मा थी। उसी प्रकार ढहते विश्वास की कहानी का जो शीर्षक का पात्र है वो लक्ष्मी है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? मतलब उसमें एक स्कूल था जो टीले के नीचे था। कहाँ पर था? एक जैसे गांव में बहुत बड़े बड़े टीले नहीं होते हैं, उसके नीचे एक क्या था? स्कूल था। ठीक है, तो टीले के नीचे स्कूल था। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, घर पर 2 लड़कियां लड़कियों और साल भर के एक लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी। क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है। मतलब देखिए इसका कहानी यही है कि लक्ष्मी एक छोटे से गांव में रहती है, वहां पर बाढ़ से वो गांव तबाही होता है और उसके जो बेटे थे वो बाहर नौकरी करते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो जो थी वो 2 लड़की और एक छोटे से लड़कों के लेकर के गाँव में रह रही थी लक्ष्मी। ठीक है 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हल किराए पर लेकर
बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाई थी? तो उस गांव की कौन थी? लक्ष्मी। इसीलिए लक्ष्मी पर ही मुख्य पात्र है, तो अधिकतम जाना है कि अगर गांव में कुछ होगा तो वहां पर करेगा कौन? लक्ष्मी करेगी। 9 नंबर प्रश्न आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के जो बड़े बेटे थे उसका नाम क्या था? अच्युत था। कहानी याद रखिएगा, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। अच्युत। अगले प्रश्न देख लीजिए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो उसका लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 11 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी के ससुर, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो जो हीराकुंड बांध, उड़ीसा का जो हीराकुंड बांध है, वहां पर मतलब इस कहानी का पात्र है कि उस बांध में जो लक्ष्मी के ससुर थे वो काम करते थे, और काम करते ही वो बांध टूटता है, और टूटने के बाद उसी समय लक्ष्मी के ससुर जी का क्या हो जाता? देहांत हो जाता। तो वो हीराकुंड था। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? अर्थात लक्ष्मी के पास टोटल 1 बीघा जमीन थी। कितनी थी? 1 बीघा जमीन थी। 13 नंबर प्रश्न आ जाइए। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को सुलाकर कहाँ गई थी? तो वह गुहाल करने गई थी। जैसे कि देखिए, होता यह है कि एक छोटे से गांव में लक्ष्मी रहते हैं, उसकी 2 बेटी और एक छोटा सा और बालक रहता है। अब इसी के लेकर के नदी में पानी आती है, और उस बांध को टूटने से पहले ही लक्ष्मी इधर उधर देखते रहती है, गुहाल करते रहती है कि कहीं बांध टूट तो नहीं गया है, जिसकी वजह से उसे भागना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, उसके जो लक्ष्मण है कहाँ नौकरी करता था? अर्थात जो अथवा लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था, तो वो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण, एक बार जान लीजिए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में लक्ष्मण क्या करते थे? नौकरी करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, किसके, यहाँ पे एक प्रश्न और आया था ऊपर, लक्ष्मी के पति का नाम देख लीजिए, लक्ष्मण है ना, लक्ष्मी के पति का नाम क्या? लक्ष्मण। उसी प्रकार यहाँ भी वही चीज बोला है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? तो लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी के पति थे। तो इसीलिए लक्ष्मण का पति लक्ष्मण खाली स्थान कहाँ नौकरी करते थे? वो कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है, तो इसका बी हो गया। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न, किसके किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? अर्थात सातकोड़ी। क्यों? क्योंकि ये लेखक है, इस कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी। सातकोड़ी होता, इसीलिए वो अपने उड़ीसा की कहानी का ग्रामीण जीवन को व्यतीत किए हैं। तो सातकोड़ी होता हो गया। 16 नंबर प्रश्न, कौन हल्लाकर बाढ़ में सबको सचेत कर रहे थे? तो उपयुक्त में थे सभी। जैसे देखिए, गांव में बाढ़ आ गई थी, गांव में बगल में नदी था, वो बांध टूट चुका था, तो वो गांव के सभी लोग चिल्ला चिल्ला करके गांव के सभी लोगों को जगा रहे थे, सचेत कर रहे थे कि भागो। तो उसमें कौन कौन शामिल था? गुण निधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, ये सब सभी गांव के लोग थे। तो सभी लोग चिल्ला चिल्ला करके सभी लोगों को भगा रहे थे। ठीक है, ये कह रहा था। अभी आते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा। 17 नंबर प्रश्न, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो वहां के जो महाराजा थे, महाराजा अयाती केसरी, अर्थात कटक जैसे उड़ीसा में ही है ना कटक, तो उसको बचाने के लिए वहां के पत्थर का बांध बनवाया था कौन? महाराजा अयाती केसरी। नाम ना भूलिएगा, महाराजा अयाती केसरी। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो वहां पर देवी नदी, अर्थात बगल से ही एक छोटे से जो गांव है वहां से एक नदी जो पार हुई थी, उस नदी का नाम था देवी, और उसी के किनारे लक्ष्मी का क्या था? घर था। 19 नंबर प्रश्न आइए, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था? तो सातकोड़ी होता का। क्योंकि ये कहानी के जो संपादक है, जो कहानी लिखे हैं उड़िया भाषा में, वो उनका जो जन्म हुआ था वो सातकोड़ी होता। उनका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, मयूरभंज कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तभी यहाँ पढ़े 29 अक्टूबर 1929। देखिए ढूंढिए, है सी नंबर, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लेखक से ही संबंधित है। सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे? तो उड़िया भाषा का। क्योंकि ये जो कहानी लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पहले उड़िया भाषा में लिखी गई थी। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या गुण निधि अभी अभी कहां से लौटा? अतः लक्ष्मी का ये बेटा था गुण निधि, जो अभी अभी कटक से लौटा था। मतलब बाढ़ आने से जस्ट पहले की बात है कि गुण निधि कहां से लौटा था? तो कटक से लौटा था। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गांव के लड़कों
को इकट्ठा कर गुण निधि ने किस दल का गठन किया था। अर्थात उस बाढ़ को रोकने के लिए गुण निधि अर्थात लक्ष्मी का बेटा गांव के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बाढ़ को रोकने का प्रयास करता है और ये किसका स्वेच्छा सेवक दल का स्थापना करता है कि अपने स्वेच्छा से एक दल बनाती है और उस दल बनाने के बाद वो जो नदी का जहां तहां बांध था उसको रिपेयरिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, स्वेच्छा सेवक दल। चलिए, तो अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न। क्या करा, पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहां पहुंच चुका था। अर्थात पूरे दिन खत्म हो चुकी थी और यह पानी मतलब कहां तक, अगले दिन सुबह तक कहां तक पहुंच चुकी थी। तो एक जगह था जिसका मतलब उस कहानी में बोला गया था क्या, एरसमा। एरसमा तक क्या सुबह तक पानी क्या हो चुकी थी, पहुंच चुकी थी। अगले प्रश्न 25 नंबर देखिए, बार बार किसी पर विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। तो इंसान, मतलब उस कहानी में ही ऐसा जिक्र है कि बार बार इंसान है जो किसी दूसरे पर विश्वास करके ठगा जाता है। ठीक है, बार बार, क्योंकि हर बार मतलब इंसान व्यक्ति किसी ना किसी पर विश्वास करके वो ठगा ही जाता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या मन क्या नहीं मानता है। तो मन कभी जो हार नहीं मानता है। जैसे आप अभी हम सब तैयारी कर रहे हैं, अभी वीडियो लगभग समथिंग जो भी 20 या 25 मिनट देखे होंगे, लेकिन ऐसा मन हमें अगर ठान लिए हैं कि ये क्लास वर्णिका का पूरा 5 चैप्टर कर लेना है, तो मन कभी हार नहीं मानता, क्योंकि इंसान को हारने से पहले उसका मन हारता है। ठीक है ना, इसीलिए कभी इंसान को मन हारने नहीं देना चाहिए। अगर आपकी मन हार गया, समझ लीजिए आप भी हार जाइएगा। इसीलिए कभी ऐसा प्रयास कीजिए कि मन को हारने ना दे, हमेशा मन को जीते, मन की विजेता बनाए, मन को कभी हारने नहीं देना है, तो आपकी भी हार नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करा, मन क्या नहीं मानता, तो मन कभी हार नहीं मानता। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। अगले प्रश्न करा, विपत्ति अकेले ना आकर सभी मतलब संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो उसी में ढाते विश्वास, मतलब अभी अभी उस गांव में क्या हो रहा था, कुछ समय पहले ही सुखाड़ घोषित हुआ था। अब सुखाड़ के बाद तुरंत अगले बार क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो मतलब इसीलिए लक्ष्मी बोलती है कि जो दुख होते हैं वो अपने सगी साथियों के साथ चलते हैं, दुख पर दुख, दुख पर दुख बार बार होते रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी का केंद्र है। तो ढहते विश्वास, क्योंकि बाढ़ कहां पर आई थी, कौन सी कहानी में, ढहते विश्वास, जिसका प्रमुख पात्र कौन था, लक्ष्मी। और ये कहानी लिखे थे कौन, जो बताइए जल्दी से, कौन लिखे थे। अभी हमने ऊपर देखा था, कौन लिखे थे, सातकोड़ी। कौन, सातकोड़ी होता। ठीक है, और इस कहानी का अनुवाद किसने किया था, राजेंद्र ने। ठीक है, अभी आ जाते हैं कहां तक पहुंचे थे, बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र, ये हो चुका है। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 29 प्रश्न देखिए, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी के है। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा था कि अभी गांव में सुखाड़ के बाद लोग अपना खेती के लिए फसल रोप दिए थे और उसके बाद सभी लोग एकदम खुल करके हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, ऐसा इस कहानी में। और उसके बाद तुरंत बाढ़ आ जाती है जो सबकी खुशी को लूट लेता। ठीक है, तो ये ढहते विश्वास की कहानी की थी, ढहते विश्वास की। अभी देखिए 30 नंबर प्रश्न आ जाइए, जो कि इस चैप्टर का लास्ट है। अतः ढहते विश्वास की लास्ट क्वेश्चन, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। अब बताइए, जब गांव में बाढ़ आने वाला है तो नदी का ही निगरानी करेगा ना। तो वहां पर एक बांध था और जिस बांध का नाम था दलेई बांध। ठीक है, दलेई बांध के ही निगरानी कर रहे थे, दलेई बांध के ही निगरानी कर रहे थे। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर, इसमें पूरा के पूरा 5 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है एकदम इसी क्लास में। एकदम ऊर्जा बरकरार रखिए आप सब लोग, 10 नंबर कहीं आपका जाने वाला नहीं है। तो तीसरे प्रश्न देखिए, तीसरे इसकी कहानी है माँ। इसकी कहानी तीसरा क्या है, तीसरा कहानी है माँ। ठीक है, अब प्रश्न दिया, माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र क्या है। तो माँ कहानी में प्रमुख पात्र जो है एक मंगू है। अर्थात माँ कहानी के प्रमुख पात्र मंगू, जो एक गूंगी लड़की रहती है। ठीक है, हल्का सा उसको दिमाग कम रहता है, इसीलिए माँ के चरित्र का वर्णन किया गया है माँ की कहानी के द्वारा। जैसे कि देखिए, हमने पहला कहानी पढ़ा दही वाले मगम्मा, तो सास बहू पोते का झगड़ा था, मगम्मा दही बेचती थी, इसी चीज का झगड़ा था। दूसरा था ढहते विश्वास, अर्थात ढहते विश्वास में हमने लक्ष्मी की कहानी देखी कि गांव में बाढ़ आया और सभी लोगों को तबाह कर दिया। इसी प्रकार तीसरा कहानी है माँ की कहानी। और माँ में है क्या, एक माँ और उसके एक बच्ची, मतलब और भी बच्ची रहती हैं, लेकिन उसमें से एक बच्ची है जो गूंगी रहती है और उसका नाम है क्या, मंगू। हल्का उनके पास दिमाग कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मंगू है। दूसरे प्रश्न, माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित और अनुदित किया है। अर्थात ये कहानी किसके द्वारा संपादित और अनुदित किया गया है, तो गोपाल दास नागर ने।
किसके द्वारा किया गया? गोपाल। माँ तो गोपाल दास नागर याद रखना, माँ गोपाल दास नागर याद रखना, ठीक है। तो अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न। तीसरे प्रश्न देख लीजिए, तीसरे प्रश्न क्या कह रहा? माँ कहानी, माँ जो कहानी है हमारे वर्णिका का तीसरा, माँ की कितने संतानें थी? तो माँ के 4 संतान थे। अर्थात उस कहानी में एक तो जैसे हमने देखा मंगू है और इसके भी 3 भी बच्चे हैं। तो माँ कहानी में टोटल संतान कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद चौथे प्रश्न देखिए, माँ को कितनी पुत्रियां थी? अर्थात उसमें 2 उसकी बेटी रहती हैं और 2 बेटे रहते हैं। माँ कहानी में 2 पुत्र और 2 पुत्रियां रहती है, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौटकर आई? अर्थात देखिए उस मंगू की तबीयत बहुत खराब रहती है, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं जैसे पागल का रूप धारण कर लेती है, टट्टी पेशाब सब लोग वोपैट में ही कर देती है, मतलब उसका शरीर का खुद का ख्याल नहीं रहता है मंगू का, इसीलिए उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले गए थे और वह करीब जो हॉस्पिटल से घर लौटने का समय था वो 11:15 बजे रात्रि के समय वो घर आई थी। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये गुजराती भाषा में पहले कहानी लिखी थी, उसके बाद इसे हिंदी भाषा में किया गया, तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो माँ कहानी के जो रचयिता है वो ईश्वर पेटलिकर है, ईश्वर पेटलिकर, जो कि ये कहानी गुजराती भाषा में थी। अभी यहाँ देख लीजिए, अनुदित कहानी वो गुजराती से अनुदित किया गया है और इसकी रचयिता कौन किए थे? तो ईश्वर पेटलेकर, ईश्वर पेटलेकर के द्वारा की गई थे, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा? माँ मंगू को किस चीज में मिल गई थी? अर्थात कहने का मतलब लास्ट में मंगू अपनी बच्ची अर्थात मंगू माँ अपने बच्ची मंगू को हॉस्पिटल से घर लाती है, हॉस्पिटल में ही उसको छोड़ करके आती है गांव वाले के सलाह पर, बट जैसे ही वो घर में आती है तो माँ भी अब मंगू के श्रेणी में मिल जाती है, अर्थात माँ भी लास्ट में इस कहानी में पागल हो जाती है। इसीलिए ये प्रश्न दिया है कि माँ मंगू को किस चीज में मिल जाती है? तो उसी की श्रेणी में मिल जाती है, अर्थात जैसे मंगू होती है वैसे ही बाद में उसकी माँ भी हो जाती है, पागल हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? जैसे देखिए मंगू कि मान लीजिए कि एक माँ है, उसके एक छोटे बच्चे मंगू है, ठीक है, 2 बेटी थी और 2 बेटे था, दोनों बेटे का विवाह हो चुका था, एक और बेटी थी उसकी भी विवाह हो चुकी थी, मंगू का विवाह सिर्फ नहीं हुआ था। अब इसके वजह से उसके माँ काफी परेशान रहते थे और उसका तबीयत भी खराब है, पागल की तरह भी करते रहती थी, तो उसे कहाँ भर्ती करवाने के लिए सब लोग सलाह देते थे? तो गाँव वाले बोलते थे इसे अस्पताल में क्या कर दीजिए, भर्ती कर दीजिए, ये वहाँ ठीक हो जाएगी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? जब उसे गांव वाले लोग बोलते थे कि तुम भी मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, तो वो गांव वाले के अक्सर एक चीज कहा करती थी, गौशाला, कि जब हम एक माँ होकर के इस छोटी सी बच्ची का देख रेख नहीं कर सकते हैं तो वो हॉस्पिटल तो एक गौशाला है, वहां क्या लोग हमारी बच्ची को अच्छे से देख रेख करेंगे? तो वो गांव वाले को गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है। अभी आते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? मंगू की माँ जो गौशाला की उपमा देती थी वो किसको देती थी? तो अस्पताल के क्वेश्चन 10 को घुमा दिया, तो अस्पताल की उपमा देती थी। 12 नंबर प्रश्न आ जाइए, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? अर्थात मंगू से जो बड़ी बहन थी वो कम्मू थी। हमने अभी बोला कि माँ कहानी में टोटल 4 बच्चे थे, उसे 2 बेटा और 2 बेटी, उसमें से एक सबसे छोटी लड़की हो गई मंगू और उससे एक जो बड़ी बहन थी उसका नाम था क्या? कम्मू। क्या था नाम? कम्मू। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा कि मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? अर्थात देखिए उसके जो दोनों बच्चे थे, लड़के थे, वो गांव में नहीं रहते थे, वो शहर में रहते थे, इसीलिए वह उसे पत्र लिखकर अपने किसको बुलवाया था? अपने बेटे को बुलवाएगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया? तो वह भतीजा को, मतलब भतीजा को पत्र लिख करके बुलवाया, जैसे भाई को, भतीजा को, पति को या बड़े भाई को। तो इसमें डी ले लीजिए आप, क्यों? क्योंकि वो पत्र लिख करके अपने बड़े लड़के अर्थात मंगू के बड़े भाई को वो पत्र लिख करके शहर से उसको बुलवाता कि ताकि उसको शहर में क्या करना? भर्ती करना। तो इसलिए इसका आंसर आप डी कर लेना। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़े लड़के को पत्र लिखता है, ठीक है ना। तो मंगू को भर्ती करने के लिए वही माँ मंगू के बड़े भाई को पत्र लिखता। 14 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो ऐसा लगता था मंगू के माँ को, ऐसा लगता था कि
कहीं मंगू की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मतलब लगातार कोई घटना ऐसा हो जो कि उसके मौत को, वह प्राकृतिक मौत को मानती थी कि छुटकारा हो जाएगा, अर्थात इस जीवन से मंगू का क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, ऐसा उसका मानना था। 15 नंबर प्रश्न आइए, मंगू कैसी लड़की थी? तो हमने अभी बोला वो पागल भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, इसी और वह जन्मजात पागल एवं गूंगी थी। तो ये होगा कि वो जन्मजात बचपन से ही पागल थी और साथ में गूंगी थी, बहरी नहीं थी, इसलिए बहरी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अभी आते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, मंगू कब से पागल थी? तो अभी हमने बोला वो जन्मजात पागल थी, बचपन से ही पागल थी। 17 नंबर प्रश्न, मंगू जन्म से क्या थी? तो वो गूंगी भी थी और साथ में पागल भी थी। तो सबसे पहले पागल दिया, इसीलिए पागल ले लीजिए, और गूंगी भी दिया है तो इसमें गूंगी भी लेंगे, इसके ऑप्शन के हिसाब से नहीं एग्जाम में रहेगा। पागल और गूंगी दोनों थी, वो जन्मजात ही। ऐसे पागल तो बचपन से ही थी और गूंगी भी कोई बचपन से ही रहेगा, बीच में थोड़ा गूंगा हो जाएगा, नहीं, तो वो बचपन से ही थी, दोनों चीज थी। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आए। 18 नंबर प्रश्न क्या दिया, मंगू गूंगी है पर खाली स्थान नहीं है, तो अंधी है नहीं, बहरी है नहीं, लंगड़ी है नहीं, पागल है तो पागल है, तो वो बहरी नहीं थी, मतलब गूंगी तो है पर बहरी नहीं थी। बाद में उसको मतलब कुछ कुछ दिखाई देना भी, मतलब लांगड़ भी थी, पागल भी थी, कहने का मतलब गूंगी भी थी और अंधी भी थी, लास्ट में होता है, लेकिन इसमें जो बहरी है वो नहीं थी, इसीलिए इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अभी 19 नंबर प्रश्न आ जाइए। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आइए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसको मतलब किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो वो मजिस्ट्रेट का, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मजिस्ट्रेट होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा को लोकप्रिय लेखक हैं? अभी ऊपर ईश्वर पेटलिकर जो किस भाषा के थे? तो गुजराती, क्योंकि इस कहानी पहले गुजराती में लिखी गई थी। ईश्वर किसके द्वारा? पेटलिकर के द्वारा, उसके बाद इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक है, तो 20 नंबर हमारा ये प्रश्न था। अभी 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, ईश्वर पेटलिकर कहाँ की लोकप्रिय कथाकार थे? तो अभी हमने ना गुजराती का था, क्योंकि गुजरात में लिखा था वो कहानी, गुजराती भाषा में। 22 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है तो खून की सगाई, मतलब इसके द्वारा, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा एक और कहानी लिखी गई है जो खून की सगाई, इसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखिए, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलेकर का ही एक काला पानी है जो कि क्या लिखा गया, उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आइए। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्या देवी बन गया था? मतलब उसकी माँ को ऐसा लगता था ना कि फलना महीना आएगा ना तो हमारे मंगू का है जो तबीयत परिपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा कि कौन से महीने को हुआ, अथवा कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। वो मतलब सोचती थी ऐसा कि वो महीने में हमारी बच्ची मंगू क्या हो जाएगी, प्रॉपर ठीक हो जाएगी। वो कौन से महीने थे? तो वो अगहन का महीना को ऐसा मानती थी। कौन से महीने? अगहन का महीना। तो चलिए हम 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं, माँ कहानी के शीर्षक, और ये तीसरा कहानी चल रहा, शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? तो पहले इसमें देख लीजिए, कुसुम। कहने का मतलब ये होता है उसी गांव में एक और लड़की जो कि पढ़ने की वजह से कुछ उसका माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, उसका नाम है कुसुम। तो कुसुम के घर वाले उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने ले जाते हैं और कुसुम वहां से ठीक होकर के गांव चली आती है। तभी तभी जो उसकी मंगू की माँ है वो उस कुसुम को देखने जाती है कि कुसुम सच में ठीक हो गई है क्या, पागल वो जो हुई थी, तो वो वास्तविक में ठीक हो जाती है। और इसी को लेकर के गांव वाले फिर से प्रेशर मंगू की माँ को देते हैं कि आप भी अपने बच्चे को हॉस्पिटल में, मतलब बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगी। और उसी आशा से लास्ट में उस माँ अर्थात मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करती है। तो यही चीज वो बोला कि उसमें पागल जो हुई थी उस लड़की का नाम क्या था? कुसुम था। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, 26 नंबर प्रश्न, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया था? क्यों? क्योंकि अस्पताल में भर्ती करना था, किसको? मंगू को, क्योंकि कुसुम ठीक होकर के आई थी तो मंगू भी भर्ती होने वहां जाएगी। अभी आते हैं 27 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया, पागल के अस्पताल का उपद्रवियों
को कहाँ रखा जाता था, तो वो अलग अलग, जैसे जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाने जाते हैं मंगू की माँ, तो वहां देखते क्या है कि जितने भी पागल होंगे सबको अलग अलग कमरे में रखा गया। जो उपद्र करते हैं, जो तबाही मचाते थे, वहां तोड़ फोड़ मारा पिट्टी, अर्थात पागल को तो समझ सकते हैं आप सब, तो इसलिए उसको सबको अलग अलग रखा जाता था। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। मतलब कहने का मतलब, जब मंगू को भर्ती करवाने जाते हैं उसके माँ, तो उसको बोलते हैं कि अंदर भी जाके देख सकते हैं क्या कि यहाँ के रहन सहन कैसा है, तो वहां उसको मना करता, वहां के मजिस्ट्रेट उसको क्या करते हैं कि मना करते हैं, अंदर जाकर के नहीं देखना है। ठीक है, अभी 29 नंबर प्रश्न आते हैं, क्या करा, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो माँ ने क्यों माँ ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि उसी के गांव की एक लड़की अर्थात कुसुम पागल जो हुई थी पढ़ते पढ़ते, वो वहां गई और ठीक होकर के चली आई। तो सबसे पहली बार तभी ये जो माँ है उसका विरोध नहीं करती है। इस चैप्टर का लास्ट अर्थात माँ कहानी के लास्ट प्रश्न क्या करा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, या किसने कहा। तो माँ ने कहा था मजिस्ट्रेट को, कि जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने ले गई तो वो मजिस्ट्रेट को बता रही थी कि हुजूर सर, जब लाइट जलते रहती है तो मंगू को नींद नहीं आता है। माँ बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपनी छोटी बच्ची अर्थात मंगू से, लेकिन मंगू का तबीयत हॉस्पिटल में उसे जैसे ही छोड़ के वो घर आती है, उसी रात मंगू के माँ भी पागल हो जाती है। ये कहानी ऐसा था। ठीक है, और इसका लास्ट भी हो गया 30 नंबर, अर्थात वर्णिका का। हमने वर्णिका का देखा क्या, 3 चैप्टर लगातार हमने कंप्लीट किया, रुकना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि 5 चैप्टर तक हम पहुंचेंगे। इसी से 10 प्रश्न हमें कंप्लीट होने वाला कन्फर्म। 14 तारीख हिंदी एग्जाम, इंपॉर्टेंट एकदम 10 प्रश्न आने वाले हैं वर्णिका से, तो परेशान ना होइए और बने रहिए। चौथे चैप्टर तक हम सब पहुंच चुके हैं दम एनर्जी के साथ। चौथा चैप्टर देखिए नगर है। चौथा चैप्टर क्या है, नगर है। देखिए नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नगर सुजाता, अर्थात नगर जिसे नहीं देखते नगर, तो एकदम ऐसे लगता है कि गांव के लोग को लगता है ना कि नगर जाना चाहिए, हमें शहर जाना चाहिए, एकदम काफी एकदम उम्मीद से बैठे रहते हैं। तो इसलिए जाता, कहाँ जाना लगता है उसको, नगर जाना चाहिए। जाता जाता जाता, सुजाता, नगर कहानी के कौन हो गए, सुजाता हो गए, लेखक कौन, सुजाता। दूसरा प्रश्न, नगर खाली स्थान कहानी है, तो नगर कहानी किसका, तमिल कहानी है। नगर की जो कहानी है वो तमिल कहानी है। ठीक है, नगर तमिल कहानी है। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न आ जाइए। तीसरे नंबर आइए प्रश्न बाबू लोग, क्या करा, नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो नगर का प्रमुख पात्र अर्थात जैसे माँ कहानी के प्रमुख पात्र मंगू था, दही वाले मगम्मा का प्रमुख पात्र मगम्मा थी, उसी प्रकार नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, पंपाती। कौन है, पपाती। कौन है, पपाती थे। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा, पपाती को उसके माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। इसका भी इलाज होने जाता है, पपाती को उसकी माँ ले जाती है कौन सी शहर इलाज करने। तो जब जैसे ही ये कहानी देखिए ना तमिल की है, तो तमिल में मदुरई लेकर के जाती है। ठीक है, मदुरई उसको इलाज करवाने के लिए ले जाती है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सर, क्या दिया गया है, पपाती खाली स्थान कहानी की पात्र है, किस कहानी की पात्र है। तो अभी तो हमने बोला नगर कहानी के पात्र। ढाते विश्वास कहानी के पात्र कौन है, लक्ष्मी। माँ कहानी के पात्र कौन है, मंगू। धरती कब तक घूमेगी, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, छोटा पढ़ लेंगे फिर इसका भी पात्र हमें पता हो जाएगा। अभी फिलहाल 3 यहाँ रखी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न आइए। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा, पपाती किस रोग से ग्रसित थी, अर्थात उसे मेनिंजाइटिस था। मेनिंजाइटिस था, पपाती को कौन सी बीमारी थी, मेनिंजाइटिस थी। जैसे मंगू तो बचपन से ही पागल थी, गूंगी थी, उसी प्रकार जो ये पपाती है उसको कौन सी बीमारी थी, तो मेनिंजाइटिस थी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट सर। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा, पपाती किस पर या कहां पर लेटी हुई थी। तो वो स्टेचर, जैसे हॉस्पिटल में चलते हैं तो वो स्टेचर नहीं होता चक्का वाला, उसी पर उसे लेटाया गया था, तो स्टेचर थी। पपाती की उम्र क्या थी, तो इस कहानी में उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आते हैं, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। अब क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस, बोले तो तेज बुखार, मेनिंजाइटिस बीमारी एक थी लेकिन उसके वजह से उसे तेज बुखार आया हुआ था। ठीक है, तो तेज बुखार के कारण। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा, 10 नंबर प्रश्न कह रहा, अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता है तो वह कौन से नंबर का कमरा होता। तो उसे बोला जाता कि 48 नंबर कमरे में आप चले जाइए, लेकिन जाहिर सी बात पपाती की जो माँ है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसे ये भी पता नहीं चलता, तो 48 नंबर बोलता है। 11 नंबर, पहले दिन पपाती को
क्या था, पहले दिन पपाती को क्या था, तो उसे बुखार था। क्यों? क्योंकि जब बुखार लगा था तभी उसकी माँ उसे मदुरई शहर इलाज के लिए ले गई थी, तो इसीलिए बुखार था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए, 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें क्या करा, वलील अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था। अर्थात वलील अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को मदुरई ले जाने का सलाह दिया, तो गांव के, क्योंकि गांव के डॉक्टर नहीं, उसकी माँ है ये वलील अम्माल, उसकी क्या है, पपाती की माँ है। तो वलील अम्माल को सलाह देते हैं कि आप इस पपाती को बड़े शहर ले जाइए, अर्थात मदुरई ले जाइए। तो गांव के डॉक्टर ने दिया सलाह। 13 नंबर प्रश्न देखिए, वलील अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। मतलब जब वह अपनी बच्ची अर्थात पपाती को हॉस्पिटल ले गई तो वलील अम्माल का सिर चकराने लगा। कारण क्या था सिर चकराने का, क्यों? क्योंकि वो काफी भूखी थी, भूख एवं अस्पताल में फैले विशेष गंध के कारण। ये सी होगा, डायरेक्ट आप इसको पढ़िए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। भूख लगी थी और उसके अस्पताल में जो बहुत सारे गंध आते हैं उसकी वजह से वलील अम्माल की सर क्या होने लगे थे, चक्कर देने लगा था। 14 नंबर प्रश्न आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, वलील अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में जाकर के, वो जो होता ना कि जैसे कि पूजा पाठ करेंगे हमारी बच्ची ठीक हो जाए, भेंट चढ़ाने की बात कही थी, वो कौन से मंदिर था, तो वो वैदीश्वरन का, कौन से, वैदीश्वरन का मंदिर था। 15 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, वलील अम्माल क्या नहीं जानती थी, तो वो पढ़ना नहीं जानती थी, क्योंकि हमने अभी कहा कि उसको बोला जाता है कि 48 नंबर के कमरे में जाइए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वलील अम्माल पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो पढ़ना नहीं जानते थे। 16 प्रश्न आइए, क्या करा, वलील अम्माल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया, क्योंकि मृत पति पर, क्योंकि उसके वलील अम्माल की जो पति थे वो मर चुके थे। ठीक है, अर्थात पपाती के पिताजी डेट कर चुके थे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा। 17 नंबर प्रश्न आ जाइए। 17 क्या कह रहा कि वलील अम्माल किस गांव से आई थी, उसका गांव था, क्या नाम था, मुंडाडीपट्टी, क्योंकि तमिल का नाम तो ऐसे ही रहेगा, क्या लिखा है, मुंडानीटीपट्टी। ठीक है, मुंडानीडीपट्टी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा, वलील अम्माल की लड़की का क्या नाम था, अर्थात इस कहानी का पात्र कौन है सर, पपाती, उसकी बच्ची कौन होगी, पपाती होगी। ये प्रश्न तो काफी आसान है। अगले प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सुजाता अपनी रचना शैली एवं किस चीज के लिए जानी जाती है, तो वो विषय वस्तु के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए ये सुजाता, अब इसका पूछा क्या, सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1935 ईस्वी में सुजाता का क्या हुआ, जन्म हुआ। कब? 1935 ईस्वी में। क्या बोला, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, तो एस रंगराजन। ये जो कहानीकार सुजाता है उसका असली नाम क्या था, एस रंगराजन था। और इसका जन्म कब हुआ, 3 मई 1935 ईस्वी में। और ये किस शैली के लिए जानी जाती है, तो विषय वस्तु, सुजाता। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट किए हम सब। अभी आते हैं 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा सर, 22 नंबर प्रश्न पढ़िए, तो मदुरई पांड्य लोग की दूसरी राजधानी है, अर्थात पांड्य लोग की दूसरी राजधानी कौन है, तो मदुरई है। ठीक है, यह किस पुस्तक से लिखा है, ये कौन सी पुस्तक, तो तुलनात्मक व्याकरण में ऐसा लिखा गया कि पांड्य की दूसरी राजधानी कहाँ है, मदुरई है। 23 नंबर प्रश्न आइए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो वह काल्डवेल की रचना है। किसकी रचना है, काल्डवेल की रचना है। तो चलिए, हमने 23 तक कंप्लीट किया और इसमें मात्र 27 प्रश्न दिए हैं, एकदम बने रहिए, लास्ट चैप्टर पर पहुंचने वाले हैं। अस्पताल के सभी खाली स्थान एक जैसे थे, कमरे, जब जान लीजिए कि वलील अम्माल पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे सभी कमरा अस्पताल का लग रहा था कि एक ही जैसा, उसको बोला गया 48 नंबर कमरे में जाइए, वो बेचारी कैसे जाती, वो इसलिए वो पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो कमरे एक जैसे थे। अगली 25 नंबर प्रश्न देखिए, क्या साइकिल एवं रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था, तो उसे लग रहा था बस अड्डा की ओर। अब साइकिल एवं, जब वो जा रही थी हॉस्पिटल उसी समय की ये बात है कि साइकिल एवं रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा, तो बस अड्डा की ओर। 26 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा, एस रंगराजन, जो कि किसका, सुजाता का नाम था, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो ये देख लीजिए, सुजाता, यही प्रश्न लास्ट में दिया। अब हमारी बची 4 कहानियां खत्म हो चुकी है, वर्णिका का एक कहानी, एकदम ऊर्जा वाहन के साथ बने रहना है। क्यों? क्योंकि 14 को याद कीजिए आप, कि जब एग्जाम सेंटर में आप बैठे रहिएगा और यही प्रश्न आपके पास से पार हो और आप उसका आंसर ना दे सके, तब कैसा बुरा लगेगा। तो धरती कब तक घूमेगी, वर्णिका का 5वां चैप्टर। अभी प्रश्न देखिए, क्या करा, घर धरती
कौन? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो सावरदैया। अर्थात ये कहानी किसकी रचना है? जो कहानी के शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो सावरदैया की। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। अर्थात इस कहानी के शीर्षक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, इसमें कहानी किस पर लिखा गया? तो सीता पर लिखा गया। कौन? सीता पर। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहां से संकलित है? तो यह कहानी समकालीन भारतीय साहित्य से, क्योंकि ये कहानी जो ली गई है वो कहां से ली गई है? समकालीन भारतीय साहित्य से ये कहानी ली गई है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए सर क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो यह सामाजिक कहानी है, क्योंकि समाज के बारे में इसमें बताई गई है। धरती कब तक घूमेगी, इसमें सीता के बच्चे जो रहते हैं उसे सीता बूढ़ी माँ को बांट देते हैं, अर्थात कुछ एक महीने का शेड्यूल बना देते हैं कि 1 महीने हमारे पास खाइए, 1 महीने उसके पास, 1 महीने हमारे पास। तो ये सामाजिक कहानी है। ये कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। 5 नंबर प्रश्न आ जाइए, कह रहा सीता किस कहानी का एक प्रमुख पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी, इसी में सीता का जिक्र है। यहाँ देख लीजिए 6 नंबर वही प्रश्न, सीता के कितने लड़के हैं? तो सीता के 3 लड़के हैं, और ये तीनों लड़के जब आपस में बंटवारा कर लेते हैं ना, तो उस माँ को अलग अलग मतलब महीने कुछ महीने तक रखने का मतलब ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, बंटवारा करते हैं कि इतना दिन माँ को हम रखेंगे, इतना दिन हम रखेंगे और इतना दिन आप रखिएगा। ठीक है, देखिए सीता क्या खुरचने लगी? सीता क्या खुरचने लगी? तो जमीन। जैसे वो जब बंटवारा जिस समय हो रहा था उस समय उसके माँ से बिना पूछे अर्थात सीता से बिना पूछे ही बातों का तय कर दिया, तो उसी समय वो बैठ के जमीन खुरच रही थी। 8 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? यही बाबू साहेब थे, बड़े लड़के कैलाश थे। ठीक है, और उसमें एक नारायण और एक बिरजू रहता है। ठीक है, बिज्जू रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा? सीता। सीता बड़े लड़के कौन है? कैलाश है। बस इतना फोकस रखिए अभी पहले आप। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो उसका जो छोटा बेटा बिज्जू है वो हमेशा चुप रहता था। और एक मंझले बेटे कौन हो गए? नारायण। ठीक है, बड़े बेटे कैलाश, मंझले नारायण और छोटे बिज्जू। 10 नंबर प्रश्न देखिए, और छोटा वाला हमेशा चुपे रहता था। सीता को किसने किसने रसमलाई भेजी थी? अर्थात कहने का मतलब जब ये कुछ महीने का शेड्यूल बांट लिए थे तो दूसरे जगह रह रही थी, अर्थात दूसरे बेटे ही रह रही थी। उसी समय नारायण की पत्नी ने अर्थात मंझली बहू ने उसके लिए क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी। वो दूसरे के हिस्से में जब खाना खा रही थी तब उसमें भी झगड़ा। अब वो जिसके तरफ रह रही थी वो बोली कि हमको रसमलाई दिखाने के लिए भेजी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही कहानी सामाजिक है, लड़ाई वहां भी शुरू, क्योंकि हम रसगुल्ला खेवे नहीं किए हैं कहीं, ऐसा कहना था जो नारायण की पत्नी ने जब उसको रसगुल्ला भेजा था तब। 11 नंबर प्रश्न आ जाइए, सीता रुआसी क्यों हो गई थी? अब जान लीजिए सीता रुआसी इसलिए हो गई थी क्योंकि अपना काला ओढ़ना देखकर, क्योंकि उसको अब अलग है, वो कहानी गाय के अलगे बथान नियन अगर कर दिया गया माँ को तो वो तो हमेशा रोना उसको आइबे न करेगा, रुआसी आइबे न करेगा सर। अगला क्या दिया? 12 नंबर प्रश्न, सीता के हाथ में अब क्या नहीं था? तो वो सिर्फ ये सोच रही थी कि अब सिर्फ हमारे हाथ में मरना ही बाकी रह गया और कुछ नहीं है, तो वो मरना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा देखा नहीं गया सामाजिक परिस्थिति। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महीने का खर्च देने का निर्णय किया? तो 50 रुपया। मतलब पहले तय करता कुछ महीने तक के रखना है, फिर बाद में वो ये तय करते हैं कि ना इससे अच्छा माँ को 50-50 रुपया ही तीनों भाई दे देंगे और माँ अपने से खाना बना लेगी, रह लेगी। ये तय हुआ था। अभी 13 के बाद आते हैं 14 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा अगले दिन सीता ने क्या किया? तो कुछ नहीं, घर छोड़ करके वो भाग जाती है। बाद में बुढ़िया बिस्तर समेटी और उसके बाद घर छोड़ करके क्या होती है? निकल जाती है। आज सीता के चारों ओर खुली है क्या? तो उसको ऐसा लगता है कि पूरी हवा एकदम खुले हैं, हम आजाद हैं, अब हमारे पास तीनों बेटा का कोई प्रेशर नहीं है, बुढ़िया बिस्तर बांधी और निकल गए। ठीक है, ये है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आइए क्या कह रहा, सावरदैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो धरती कब तक घूमेगी, क्योंकि ये कहानी ही लिखे हैं कौन? सावरदैया लिखे हैं। 17 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया 17 नंबर प्रश्न? कह रहा सावरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा के क्या है? प्रमुख कहानीकार है। 18 नंबर प्रश्न के 3 बेटे, खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी, खाली स्थान, 1 माँ, किस कहानी? कुछ नहीं, ढहते विश्वासी कहानी के है कि ये धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी का लेखक में, क्योंकि कहा जा रहा 3 बेटे हैं और 2 वक्त की रोटी है और 1 माँ है।
ऐसा कहानी के किसके कहानी में की पंक्ति है तो धरती कब तक घूमेगी, ऐसा टिक कर लीजिएगा आप सब लोग। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लग रही थी। मतलब जब उसके यहाँ नाहर सिंह को त्योहार था तो उस समय खाना खाते समय उसे क्या फीका लग रही थी तो लपसी जब खा रही थी तो उसे फीका लग रही थी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, सवाल किस चीज का था तो यही ना, रोटी का, क्योंकि माँ को सिर्फ क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, तो रोटी का सवाल था। और क्या था, धरती कब तक घूमेगी। अगले प्रश्न देख लीजिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, अरे अपनी अमीर दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा। तो बताया था ना कि बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा। क्यों, क्योंकि जब वो छोटे लड़के बिज्जू के पास थी, जो महीने महीने शेड्यूल बांटे गए थे, तो नारायण के यहाँ शायद उनके यहाँ बर्थडे था, अब इसीलिए वो रसमलाई भेजी नारायण। छोटे बच्चे की मतलब छोटे लड़के के पास थी माँ तब, सीता थी तब, अब है कि छोटे लड़के अर्थात बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही है कि वो रसमलाई के हमारा धौस दिखा रही है, रसमलाई खेबे नहीं किए हैं, इस बारे में बोला था क्या कि रसमलाई भेजी है। तो किसने कहा, तो बिज्जू की पत्नी ने कहा था। अगले प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसने, पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। मतलब कैलाश की पत्नी ने इस कहानी में कभी हलवा बनाया था। नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वही जो रसमलाई भेजी थी, तो भैवरी, कौन सी, भैवरी थी, ठीक है ना, जो रसमलाई भेजी थी। बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था, तो अभी तो पढ़े, पुष्पा, झुकेगा नहीं, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा, पुष्पा राज, ठीक है। तो 24 कंप्लीट हमारा हुआ। अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। सीता को जब ऐसा ऐसा कंडीशन बांट दिया गया 3-3 महीने के और उसे 50 रुपया के लास्ट में, तो इसीलिए उसको लग रहा है आकाश अनंत नहीं है, तो 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर, भूनती हुई दाल देखकर सीता को लगा कि वह भी खाली स्थान जा रही है, भूनी जा रही है। जब उसको लग रहा था कि अब बांट दिया गया तो उसको भी लग रहा था कि हमरो भी भूनले जा रहा, ठीक है ना, उसी में। 27 नंबर प्रश्न क्या करा, क्या सब कुछ बता देती है, तो आंखें। जब ऐसे भी जाहिर सी बात, किसी व्यक्ति के आंखें अगर किसी पर गुस्सा हो जाइए रोने लग जाएगा, या कोई व्यक्ति गुस्सा है तो उसके आंख देख करके ही पता चल जाएगा वो व्यक्ति क्या है, गुस्सा। जैसे अभी आपके ऊपर जुनून एकदम है कि हमें 10th पास करना है, ठीक है, तो 10th पास करना, इसीलिए तो अभी हमने 5वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। आपको भी लगा नहीं 10th पास करना है, 10 प्रश्न इससे आएंगे, हम बने रहते हैं इस चैनल पे, अवश्य बने रहिए, 10 प्रश्न कोई रोकने वाला आपका नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं 28 और 29, 2 प्रश्न जो इसका लास्ट। तो 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, या किसने कहा, तो ये बात कैलाश ने कहा था कि ये इधर उधर जो महीने महीने भर रहती है ये हमें अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा माँ को 50-50 रुपया ही दे दे, कमीना कैलाश, ठीक है, वो माँ को और अलग कर दिया, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न आइए, भर आई आंख पोंछकर किसने आकाश की ओर देखी, तो सीता, क्योंकि उसके आंखों में रोना आ गया और वो आकाश की ओर देखने लगी। ये हमारे 5 चैप्टर थे वर्णिका का। 10 नंबर प्रश्न कंफर्म है इससे सर, 10 प्रश्न अगर नहीं मिलवाए हम आपको एग्जाम के बाद, अर्थात 14 तारीख को दोनों शिफ्ट एग्जाम होने के बाद, फिर आप कहिएगा ज्यादा ही मिलवाएंगे कम नहीं मिलवाएंगे, इसी वीडियो के माध्यम से एकदम आप सेव कर लीजिएगा, ध्यान से आप इस वीडियो को रख लीजिएगा, क्या क्या ये बात सही है या गलत है, 10 प्रश्न यहां से आया था या नहीं आया था। तो ठीक है, आप सभी लोगों को चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।